नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो आज तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने बताया कि वीबीएसवाई की यात्रा एक महीने से भी कम समय में 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और कई शहरों तक पहुंच चुकी है, जहां 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाहन से जुड़ चुके हैं। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुंबई जैसा महानगर हो या मिजोरम का दूर सुदूर का गांव, करगिल के पहाड़ हो या फिर कन्याकुमारी का समुद्री तट, देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वो आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं। किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ सरकारी दफ्तर, जनप्रतिनिधि देशवासियों के पास उनके गांव मोहल्ले पहुंच रहे हैं। अभी जिन लोगों से मेरी बात हुई है, उनके चेहरे पर भी इसका संतोष दिख रहा है। मेरे परिवारजनों, आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। जब गरीब, किसान, महिला और युवा, ये मेरी 4 जातियां, जो मेरी सबसे प्रिय 4 जातियां हैं, अगर ये सशक्त हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को सशक्त होना पक्का हो जाएगा। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की गति को एक नई रफ्तार देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से बड़ी पहल की गई है, ताकि हर गांव को एक आदर्श गांव बनाया जा सके। इसी को लेकर अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के तमाम ग्रामीण इलाकों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को विशेष निर्देश जारी किया है। इसी के तहत अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डीएम के द्वारा गांव देहात के लोगों के साथ ही जन संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। इसकी फेहरिस्त में उत्तर पश्चिम दिल्ली के सीएम अंकिता आनंद ने दिल्ली के
टटेसर गांव का दौरा किया। राजधानी दिल्ली में ग्रामीण इलाके को एक बेहतर जो स्वरूप है देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक नई पहल की है और इस पहल के तहत दिल्ली के तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये एक निर्देश दिया गया है कि गांव-गांव जाकर के जनसंवाद करें और वहां की जो समस्याएं हैं, वहां गांववासी की जो जरूरत है उसको लेकर के खाका तैयार करें। तो इसी को लेकर के मैं मौजूद इस समय नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथ डीएमएम हैं अंकिता आनंद जी से हम जानेंगे इन्होंने किस तरीके से जो गांव का दौरा किया, पहला दौरा, और किस तरीके से वहाँ की जो समस्या है। मैम, आपने दौरा किया, पहला दिन रहा, किस तरीके से समस्याएं और क्या चीज़ें निकल के सामने आई है? बहुत अच्छा रहा पहला हमारा जनसंवाद, जो कि हमने टटेसर गांव से शुरू किया। जनसंवाद एक बहुत ही फॉर्मल वे में हुआ और अच्छा भी रहा मेरे हिसाब से। हमने सबसे पहले जैसे कुतुबगढ़, जौनटी, निज़ामपुर में भी ऐसे कई संवाद पहले करे हैं, जहां पे लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या सुन के एक अच्छा प्लान बनाया, जिससे मॉडल विलेज के रूप में उसको ढाल सके हम, जहाँ से हमने कुतुबगढ़ की शुरुआत करी। सिमिलर मैनर में अब हमने और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में संवाद किया, जिस प्रकार से माननीय एलजी जी के डायरेक्शंस थे। तो हमने आज टटेसर से कल शुरुआत करी, सुबह 11 बजे से आज 8 तारीख तक था पूरा। हम जितने भी अधिकारी हैं जो संबंधित हो सकते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए, सब लोग वहां पे रुके और संवाद हुआ, जिसमें शामिल थे एमसीडी के ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, टीपीडीडीएल है, आईजीएल है, डीजेबी है, बैंकिंग से हैं, हेल्थ से हैं, एजुकेशन से हैं। तो हमने सारे विभागों को लिया और सब लोग आए और बहुत ही भरपूर पार्टिसिपेशन रही। कल शुरुआत सुबह 11 बजे से रही, जहाँ पे सबसे पहले तो लोगों के बीच में बैठ के संवाद किया कम्युनिटी सेंटर में। लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, कुछ लिखित, कुछ मौखिक रूप से, जो हमने बहुत ही सांत्वना से सुनी, समझी और उस पर एक्ट करने के लिए हमने उसके बाद एक फील्ड विजिट रखी। लोगों के साथ ही हम जगह जगह जाके इश्यूज़ देखे, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है। उन्होंने जहाँ जहाँ पे दिखाते गए हमने वो समझी और अलग अलग विभागों ने उसके बाद उनके बारे में देख के फिर एक सुझाव ला के हमारे सामने शाम को रखा। तो हमने उसके बाद विभागों के साथ एक रिव्यू लिया, जो कि चला लगभग शाम को 8 बजे तक, जहाँ पे हमने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। बहुत सारा स्टैटिक डेटा है, बहुत सारे प्रोजेक्टेड प्लान्स हैं। तो अब जब ये क्या क्या चीज़ें ढल के आएंगी, कुछ आईएनएफसी के ऑलरेडी अंडर प्रिपरेशन स्टेज हैं प्लान्स विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिटी सेंटर का रिनोवेशन एक्सेट्रा। इसके अलावा बच्चों ने खेल परिसर एक्सेट्रा की भी डिमांड करी, तो वो भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रोजेक्ट पूरे प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आज सुबह भी 7 बजे उनके साथ फिर से संवाद किया, जहाँ पे उनको दिखाया गया, बताया गया, पूरा समझाया गया किस प्रकार से हमने खाका तैयार करा है, उनके सारे सुझावों को इंक्लूड करके। उसके बाद भी एक आध लोगों के जो सुझाव आए वो हमने इंक्लूड करे और उनको जितनी भी हमारी विभागों की स्कीम्स हैं वो बताई गई। अच्छा मैम, जिस तरीके से जो गांव को एक आदर्श गांव बनाने की जो योजना के तहत उपराज्यपाल जी के जो एक नया तरीका है, क्या लगता है इस जनसंवाद से कितना ग्रामीण लोगों के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है? जनसंवाद बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और हमारे जो गांव में पूरा एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का, एक पूरे देश का दिल बसता है जो कहते हैं। तो गांव में जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ उनको रोज़मर्रा के जीवन में जो जो समस्याएं सामने आती है, उनकी आवाज़ सुने बगैर कोई प्लान बनाना बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। तो उनकी हमने आवाज़ सुनी और उन्होंने बहुत ही एप्ट और बहुत ही सही चीज़ें बताई, जिससे हम भी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल चीज़ बना पाएंगे और ये बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये थे हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएम अंकिता आनंद जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ग्रामीण इलाके में जो विकास कार्य होने हैं उसको लेकर के अब उनकी समस्याओं को सुना जाए और वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से ये जनसंवाद किया जाए, ताकि उसी हिसाब से ग्रामीण इलाके में विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। यूपी की सियासत में 24 के चुनाव से पहले राजनीति का इंद्रधनुष दिखना शुरू हो चुका है, जहां तरह तरह के राजनीतिक पैतरे और रंग यूपी में सियासी हलचल बनाए हुए हैं। जहां इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री की खबर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस जहां मायावती को साथ लाने की पूरी कवायद में लगी हुई है, तो वहीं सपा के लिए बहन जी का साथ आना सपा की राजनीतिक पीडीए का डीएनए बदलने जैसा हो सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन में आगे के समीकरण क्या तस्वीरें बनाते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बात का भरोसा आप दिलाओगे? बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? और हकीकत में कोई फर्क नहीं, जो आप सोच रहे हो वही बात है। ये तय होना है आने वाले समय में, लेकिन जो आप कह रहे हो सच और हकीकत में कोई ज्यादा फासला नहीं है। तो क्या इंडिया गठबंधन को लेकर बीएसपी और कांग्रेस के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? जी हाँ, ये सवाल यूपी की सियासी फिजाओं में तैर रहा है। दरअसल बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सियासी चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव ने
मायावती पर भरोसे को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि मायावती की जिम्मेदारी कौन लेगा। अखिलेश का इशारा मायावती के पाला बदलने को लेकर था। वो ये बताना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती बीजेपी के साथ नहीं मिलेगी। इसकी गारंटी कौन लेगा। बीएसपी यूपी में 3 बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है, जिसके आधार पर अखिलेश यादव एक बार फिर से उनकी लॉयल्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो मायावती को नागवार गुजरा और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ हमले सपा पर शुरू कर दिए। मायावती ने एक्स पर लिखा, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा दोबारा से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। यही नहीं, बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं तो उनकी पहली शर्त बीएसपी से दूरी बनाए रखने की होती है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए उनकी सरकार के दौरान कई दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, बीएसपी के प्रदेश ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी के दफ्तर कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। दरअसल अखिलेश यादव और मायावती के बीच जुबानी जंग के पीछे सबसे बड़ी वजह एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताने की है, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा बीएसपी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इंडिया गठबंधन में फिलहाल कांग्रेस, सपा और आरएलडी शामिल है। यूपी में विपक्षी गठबंधन को लीड करने का जिम्मा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कंधों पर है, लेकिन कांग्रेस भी सियासी नफा नुकसान अपना कर देख रही है। ऐसे में बीएसपी के साथ गठबंधन के पीछे कांग्रेस का एक धड़ा है, जिसे लगता है कि मायावती को साथ लिए बिना बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। ऐसे में सपा नहीं चाहती कि बीएसपी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही दल साथ आए थे और चुनाव के बाद बीएसपी ने सपा से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद से अखिलेश ने मायावती को बीजेपी की बी टीम बतानी शुरू कर दी। अखिलेश और मायावती के बीच सियासी तकरार ऐसे समय में हो रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के लिए कई तरह की कोशिशें हो रही हैं। एक बात तो साफ है कि कांग्रेस को लेकर कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है। मायावती इसलिए सपा के खिलाफ आक्रामक है क्योंकि अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। सियासत में कुछ भी हो सकता है। बिहार में जब नीतीश और लालू फिर से साथ आ सकते हैं, तो मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ हाथ क्यों नहीं मिला सकती। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि ये सारा खेल मुस्लिम वोटों को लेकर है। 2024 में गठबंधन का जो भी दल हिस्सा बनेगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। 2024 में गठबंधन का जो भी दल हिस्सा नहीं बनेगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। इसीलिए मायावती ने भी अपना सियासी दांव चलना शुरू कर दिया है, जिससे उनके निशाने पर सपा जरूर है लेकिन कांग्रेस नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, प्राथमिक शिक्षक संघ, आयकर पोस्टल, दूरदर्शन और सैकड़ों की संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त श्रम संघों के द्वारा 4 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत सुबह चारबाग स्टेशन पर हुई है। इस क्रमिक भूख हड़ताल के दौरान लंच के समय में हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर नेताओं के भाषण सुने और अपना समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी जोड़ो यात्रा के 18वें दिन 11 जिलों और 16 लोकसभा का सफर और जनता के संवाद के बीच हुई चर्चा पर लखनऊ स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अजय राय ने कहा है कि प्रदेश की जनता से जुड़ने और भाजपा की नफरत की राजनीति की वजह से टूटी सामाजिक संरचना को जोड़ने, केंद्र और प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी, अक्षमता, अयोग्यता, विफलता को जनता के बीच उजागर करने और जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया।
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महिला विरोधी है। एक इनके विधायक जो सोनभद्र से विधायक रहे राम दुलार गौड़ दुद्धि से, वो पास्को एक्ट में 2014 में जब प्रधान थे तब उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था। उस समय मुकदमे लगे थे और उनको माननीय कोर्ट ने उनको सजा दी है अभी महीना पहले 20 दिन 25 साल की। और वो जानते हुए भाजपा ने ये बलात्कारी है और पास्को एक्ट वाला है, उसके बाद भी 2022 में उसको विधानसभा का टिकट दिया और विधायक बनाया। ये भाजपा का ही पूरे तरीके से भाजपा इसमें जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि जान रहे हो कि ये आदमी गलत है, उसके बाद ये अपने टिकट दिया विधायक बनाया। न जानते जान रहे हो कि मुकदमे दर्ज है और उसके बाद कहते मतलब नहीं है। अगली खबर नोएडा से है, जहां नामचीन बिल्डरों पर 5वें दिन भी आईटी की रेड जारी है। बता दें कि तकरीबन 500 करोड़ की कैश ट्रांजैक्शन पकड़ी गई है। 5 करोड़ कैश, 7 करोड़ की ज्वेलरी बरामद की गई है। वहीं लॉजिक्स एडवांट ग्रुप के 108 और भूटानी के 7 ब्रोकरों के यहां छापेमारी चल रही है। अभी भी 2 दिन की रेड जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। खबर संभल से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुनाई पर प्रभारी डॉक्टर के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का धरना समाप्त कराने जनपद संभल के एसीएमओ पहुंचे, लेकिन वार्ता के दौरान जो कहा गया उसे लेकर वह खुद विवाद में फंस गए हैं। वहीं एसीएमओ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसानों से कह रहे हैं कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता। और सीएमओ डॉक्टर तरन्नुम रजा से पूछा गया तो उन्होंने वीडियो को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है। नहीं कर रहा भाई, केवल संभल की बात है। ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता। अगली खबर जालौन से है, जहां पुलिस ने चेकिंग अवैध में गांजे में भरे कंटेनर ट्रक को पकड़ लिया। बता दें कि पकड़े गए कंटेनर ट्रक से पुलिस ने 3 कुंतल 2 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजे की मार्केट में कीमत करीब 45 से 50 लाख बताई जा रही है। मामला जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र का है। खबर महोबा से है, जहां महोबा मुख्यालय में पुलिस के बेखौफ दबंगों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। बता दें कि आपसी रंजिश में फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। दबंगों की करतूत कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें दबंग खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। इस फायरिंग से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। आरोप है कि पुराने विवाद में रंजिश के चलते पीड़ित परिवार के दरवाजे पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सड़क हादसा हो गया, जहां पर इनोवा कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 सिपाहियों की मौत हो गई है। कार सवार अन्य 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक सिपाही दिल्ली पुलिस का तो वहीं दूसरा यूपी पुलिस का था। बता दें कि सिपाहियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के गढ़वार ब्लॉक के रत्सर कला नगर पंचायत में एक कार्यक्रम के दौरान बलिया लोकसभा के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने ओवैसी के बयान को लेकर कहा है कि ओवैसी मेरे 7 सांसद हैं, उनकी बेचैनी है कि हम मुसलमान के सबसे बड़े नेता हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान पहले भी हिंदू थे, ऐसे में मुसलमान जो हिंदू से मुसलमान बने हैं उनको राम से श्रद्धा है, कृष्ण से श्रद्धा है, शंकर से श्रद्धा है। साथ सांसद हैं, अब उनको बेचैनी है कि हम मुसलमान के सबसे बड़े नेता हो जाए। 500 साल तक मुगल शासन किए हैं, तो हजारों साल उसके पहले त्रेता में राम शासन किए हैं, कृष्ण शासन किए हैं। तो हम तो भी ये कह सकते हैं
कि हजारों साल पहले मुगल शासन के पहले हम लोगों ने शासन किया है। तो ये ओवैसी को पहले भारत के अतीत के इतिहास उसको मैं बताऊंगा कि पढ़ लो। और इस देश में हमेशा इसी तरह के लोग, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे ही हुए थे, देश बांटने लगे। उनको लगा कि पाकिस्तान बन जाएगा तो मेरी हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान में क्या हुआ मोहम्मद अली जिन्ना का, उनके घर के लोग जानते हैं, उनके खानदान के लोग जानते हैं। पाकिस्तान बंटने के बाद भी उससे ज़्यादा मुसलमान भारत में रह गए। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रह गए। उसके बाद बांग्लादेश टूट गया, पूर्वी पाकिस्तान। इस तरह की बंटवारे की बात भारत में कोई भी करते हैं, वो देश के लिए नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ताराचंद हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है। बता दें कि अवैध तरीके से छात्रावास में रहने वाले लोगों को कमरे से खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा के लिए हॉस्टल में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की टीम छात्रावास के कमरों को खाली कराकर अपना ताला लगा रही है। बता दें कि छात्रावास का जीर्णोद्धार भी जल्द कराया जाएगा और जीर्णोद्धार के लिए छात्रावास में रहने वाले करीब 50 छात्रों को दूसरे छात्रावास में शिफ्ट किया जाएगा। जीर्णोद्धार के बाद वैध छात्रों को हॉस्टल के कमरों में शिफ्ट किया जाएगा। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।